आओ सीखो आईबीसी पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 13 अगस्त को एक अमेंडमेंट बिल आया था, आईबीसी अमेंडमेंट बिल 2025, जो आज मतलब यस्टरडे 6 अप्रैल 2026 को प्रेसिडेंट ने इस पे अप्रूवल दे दिया है। और अब ये ऑफिशियल गैजेट में आ गया है बेसिकली। और बहुत जल्दी ही सारे प्रोविज़न और जो भी रेगुलेशन इससे रिलेटेड है वो भी चेंज होंगे और वो भी सारे इन्फोर्स हो जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा है आईबीसी अमेंडमेंट बिल। तो वैसे तो मैंने सारा बिल कवर किया था, जब मैंने, और भी आप दिखेंगे मेरे पुराने पोस्ट, तो मैंने सारा उसमें सेक्शन वाइज कवर किया था। बट अभी क्या है, जैसे रिकमेंडेशन कमेटी ने कुछ दिसंबर में कुछ अपने रिकमेंडेशन दिए थे इस चेंज के ऊपर भी, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें। तो वो भी मैंने यहाँ पे कवर किए हैं सारे। अभी ये रिसेंटली जो अमेंडमेंट बिल 2026 जो पास हुआ है दोनों सेशन, मतलब दोनों सभाओं से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया है। इसके अलावा ये प्रेसिडेंट ने भी इस पे कल ही अप्रूवल दिया है, यस्टरडे 6 अप्रैल 2026 को। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहला तो सबसे पहले क्या है, जैसे सेक्शन 3 के कुछ चेंजेस थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 3 में एक नया, एक इन्होंने वो इंसर्ट किया है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 27A। ये न्यू एक इंसर्ट हुआ है। ये क्या बोलता है, ये बेसिकली जब जो अगस्त वाला बिल आया था 2025 वाला, उसमें नहीं था। तो कुछ कुछ चीज़ें रिकमेंडेशन कमेटी के हिसाब से भी चेंज हुई हैं। तो इसमें आया है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर shall have the same meaning as assigned to it under chapter 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अब इसमें क्या है, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो भी काम करते हैं या उनकी क्या डेफिनेशन हो सकती है या वो क्या करेंगे, तो वो एज पर द कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर ये है, उसमें जो सेक्शन है 247, उसके अकॉर्डिंग वो सारा कुछ उसके हिसाब से वो उन्हें काम करना होगा और उस हिसाब से वो उस डेफिनेशन में कवर होंगे। तो मैं एक बार आपको मोटा मोटी वो वहाँ भी ले चलती हूँ। एक मिनट रुकिए, आई जस्ट कवर दिस ऑल्सो। So the Companies Act is here and the definition is also here, chapter 17. So this is the chapter 247. This is related to the valuation by the registered valuer. So where a valuer is required to be made in respect of any property, valuation is required to be made in respect of any property, stock, shares, debentures, securities or goodwill or any other assets or net worth of the company or its liabilities under the provision of this act, it shall be valued by a person having such qualifications and experience and registered as the valuer in such manner on such terms and conditions as may be prescribed. So whatever the terms and condition is prescribed, the registered valuer will be having some experience or knowledge as per this section and appointed by the audit committee or in its absence by the board of director of that company. So basically this definition will be followed in the IBC amendment bill also. And the valuer appointed under subsection 1 shall make an impartial, true and fair valuation of any assets which may be required to be valued. So ये भी ज़रूर ये भी क्लियर कर दिया कि जो भी असेट्स होगी उसकी एक फेयर वैल्यू देनी होगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को, एक्साइज ड्यू डिलिजेंस, make the valuation in accordance with the rule as may be prescribed and not undertake valuation of any assets in which he has a direct or indirect interest or become interested or at any time during the period of 3 years
of his appointment as valuer or 3 years after the valuation of the assets was conducted by him. So एक लिमिटेशन भी लगा दी कि कौन सी assets है जिसकी वैल्यू नहीं कर सकते हैं आप. If the valuer contravene the provision of this section or rule made thereunder, the valuer shall be liable for a penalty of 50,000 rupees. So provided that if the valuer has contravened such provision with the intention or to defraud the company its member, he shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine which shall not be less than 1 lakh rupee but which may extend to 5 lakh rupee. तो ये फाइन भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर दिया. अगर कोई भी सेक्शन की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लाई नहीं करते हैं वैल्यूअर, तो वो कंट्रावेन करते हैं. वेयर अ वैल्यूअर हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 3, ही शैल बी लायबल टू रिफंड द रेम्यूनरेशन रिसीव बाय हिम टू द कंपनी. तो अगर कोई भी रेम्यूनरेशन ऐसा वो करते हैं चार्ज फ्रॉम द कंपनी से, तो ही शैल बी the valuer have been convicted under subsection 3 shall be liable to refund. तो उसको रिफंड भी करना होगा उस वैल्यूएशन जो भी उन्होंने चार्ज किया है, एंड पे फॉर द डैमेजेस टू द कंपनी और एनी अदर पर्सन फॉर द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर मेड इन दिस रिपोर्ट. तो अगर उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, तो इस टाइप से भी अगर कुछ करते हैं तो उसके लिए डैमेजेस भी उन्हें पे करना पड़ सकता है कंपनीज को. तो ये सारी डेफिनेशन एक तो ये ऐड कर दिया उन्होंने अभी जो बिल आया है. उसके अलावा क्या हुआ है, क्योंकि जैसे ये तो वैसे का वैसे ही है एक्सप्लेनेशन जो इंसर्ट हुई थी 331 सबसेक्शन में. तो पहले मैं आपको आईवीसी बिल पे लेके चलती हूँ. अभी आईवीसी बिल एंड सेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 31. तो ये था सिक्योरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड. तो इसमें कोई चेंज नहीं किया है. आप पुराना भी अगर देखेंगे तो वो वैसे ही है. तो एक्सप्लेनेशन में क्या इंसर्टेड हुआ है एक्सप्लेनेशन में, हालांकि इसमें एक रिकमेंडेशन थी कमेटी की, बट उसको इन्होंने उस हिसाब से नहीं मॉडिफाई किया है, वो एज इट इज ही है. For the removal of doubt, it is hereby clarified that the security interest shall exist only if it creates a right, title, or interest or a claim to a property pursuant to an agreement or arrangement by the act of two or more parties, and shall not include a security interest created merely by operation of law for the time being in force. So operation of law से अगर कुछ भी create हो रहा है and shall not include a security interest created merely only, अगर कोई operation by law से अगर anything has been created by operation of law, this will not be considered as the security interest. तो ये सेक्शन है. उसके अलावा एक न्यू सेक्शन सबसेक्शन इन्होंने इंसर्ट किया था 331A, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर को डिफाइन किया था. तो उसमें आईपीए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का कवर किया था, बट रिकमेंडेशन कमेटी ने जब सजेस्ट किया कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर को भी ऐड करो इसमें, तो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर को भी ऐड किया है. एंड द पर्सन फॉलिंग विद इन द कैटेगरी ऑफ द पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज इन रिलेशन टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेसेस अंडर द बोर्ड एंड इज रजिस्टर्ड विद द बोर्ड. तो ये फाइनल डेफिनेशन हो गई सर्विस प्रोवाइडर की. अब और अगर हम देखें तो इसका इम्पेक्ट क्या हुआ बेसिकली इस चेंज का, बेसिकली कि दीज सेक्शंस इन्हांस द क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी. सो इनसे अब क्या हुआ, ये सारे प्रोविजन आ गए. तो पहले ये होता था कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर कवर हैं कि नहीं सर्विस प्रोवाइडर में, सिक्योरिटी इंटरेस्ट में इन्होंने एक डाउट को रिमूव करने के लिए ये इंसर्ट किया. उसके अलावा रजिस्टर्ड वैल्यूअर की डेफिनेशन भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि कैसे आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर को क्या डिफाइन करेंगे.
तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि मोर क्लैरिटी हो गई, ट्रांसपेरेंसी हो गई, एफिशिएंसी हो गई बेसिकली। अब सेक्शन 5 पे आते हैं। 5 में क्या चेंज हुआ था कि न्यू सेक्शन 5 सबसेक्शन 2A फॉर द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन का था। इसका मतलब था मीन्स अ ट्रांजेक्शन एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 43, 45, 49 एंड 50। तो जो भी अवॉइडेंस ट्रांजेक्शन का मतलब होता था, उसका मतलब है कि एक ट्रांजेक्शन जो कि रेफर्ड है टू अ सेक्शन। कौन से सेक्शन इसमें कवर है? 43, 45, 49 एंड 50। ये इन इन पूरे सेक्शंस को इन्होंने एक मतलब एक क्लियर कट इसका बोल दिया कि ये जो भी ट्रांजेक्शन है जो इन सेक्शंस में कवर है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शंस। नाउ न्यू सेक्शन 9A आया। इसमें फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग का मतलब क्या है वो भी इन्होंने डिफाइन कर दिया कि मीन्स ऑफ फ्रॉडुलेंट और रॉन्गफुल ट्रेडिंग एज रेफर टू इन सेक्शन 66। तो पहले ये होता था कि 43 वाले और 45, 6, 49, 50 इनको फ्रॉडुलेंट माने या क्या करें, मतलब एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं हो रही थी। तो अवॉइडेंस वाले तो वो हो गए जो इन सेक्शंस में है, और फ्रॉडुलेंट वाले वो हो गए ट्रांजेक्शन जो इस सेक्शन में कवर है, सेक्शन 66 में। नाउ 511 ये न्यू प्रोविजो इंसर्ट हुआ कि प्रोवाइडेड दैट वेयर मल्टीपल एप्लीकेशन, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि भाई कौन सी इनिशिएशन डेट मानी जाएगी जहां पर मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल हुई है सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर इनिशिएशन ऑफ द सीआईआरपी in respect of the corporate debtor are pending before the adjudicating authority। अगर ऐसा कहीं है कि बहुत सारी CIRP पेंडिंग है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो क्या होगी? द इनिशिएशन डेट शैल बी द डेट ऑन विच द फर्स्ट सच एप्लीकेशन वॉज मेड बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो भी सबसे पहली एप्लीकेशन आई है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये जो है एक मतलब पहली मतलब यही सीआईआरपी इनिशिएट करने की फर्स्ट प्रोसीडिंग मानी, फर्स्ट एप्लीकेशन मानी जाएगी, जहां पर बहुत सारी ऑलरेडी सीआईआरपी इनिशिएट करने की एप्लीकेशंस पेंडिंग है। नाउ सेक्शन 526 फॉर द वर्ड मर्जर एमलगमेशन एंड डीमर्जर। द वर्ड मर्जर एमलगमेशन डीमर्जर एंड सेल ऑफ वन और मोर असेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर through one or more plan proposed by one or more resolution applicants subject to such condition as may be specified shall be substituted। तो इसका मतलब अब इसमें जो भी कोई भी जो भी प्रपोज्ड मोर प्लान प्रपोज्ड है, ये एक इन्होंने इंक्लूड कर दिया कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है कि सेल भी कर सेल ऑफ वन और मोर असेट्स, और उसको अगर सेल करने के लिए कोई प्लान लेके आ रहे हैं, कोई प्रपोज प्लान है, रिजोल्यूशन प्लान है, बाई वन और मोर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो पहले 526 आप यहाँ पे भी देख लीजिए एक बार, तो मोर क्लैरिटी आ जाएगी। 526 अभी है क्या? ये है, आई जस्ट लेट यू नो। 526 ये है 526। resolution plan means a plan proposed by a resolution applicant for insolvency resolution of the corporate debtor as a going concern in accordance। ये है 526 for the word subsection 26 फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ hereby बेसिकली रिजोल्यूशन प्लान का मतलब क्या है? क्लैरिफाइड दैट द मे इंक्लूड प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग बाई वे ऑफ मर्जर एमलगमेशन और डीमर्जर। तो केवल यही रिजोल्यूशन प्लान नहीं है कि जिसमें आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं सिर्फ मर्जर के थ्रू, एमलगमेशन के थ्रू या डीमर्जर के थ्रू, वो भी कंसीडर किया जाएगा एज अ रिजोल्यूशन प्लान में, जहाँ पे सेल हो रही है वन और मोर असेट्स, चाहे उसमें एक प्लान आया हो, चाहे उससे मोर प्लान के
हिसाब से उसको सेल किया गया हो, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज में बी स्पेसिफाई, और चाहे उसमें एक से ज़्यादा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हों तो वो भी कंसीडर किया जाएगा एज अ रेजोल्यूशन प्लान, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी स्पेसिफाइड शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। नाउ सेक्शन 2(5) सबसेक्शन 28 है वोटिंग शेयर्स। इसका क्या मतलब है? वोटिंग शेयर्स का मतलब है मीन्स अ शेयर ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर विच इज बेस्ड ऑन द proportion of the financial debt owned to such financial creditor in relation to the financial debt owned by the corporate debtor to the member of the committee of the creditor who are eligible to vote। अब सेक्शन 528 है, वो वोटिंग शेयर से रिलेटेड है। वो कहता है कि मीन्स अ शेयर ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर, अगर सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर में, विच इज बेस्ड ऑन द, वो किस पे बेस्ड है? विच इज बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल डेट owned to such financial creditor in relation to the financial debt owned by the corporate debtor to the members of the committee of creditors who are eligible to vote। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मतलब इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया यहाँ पे। अगर हम देखें कि मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हु आर एलिजिबल टू वोट, तो जो भी एलिजिबल टू वोट हैं उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे, मतलब एज अ फाइनेंशियल डेट अगर उन्होंने ले रखा है एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, उनका वोटिंग शेयर होगा। क्योंकि रिलेटेड पार्टी अगर वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में है बट वो वोटिंग नहीं कर सकती है, ठीक है, तो हु आर एलिजिबल टू वोट, इस बात को मतलब एक और क्लैरिटी के साथ बताने के लिए इन्होंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया कि हु आर एलिजिबल टू वोट। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस सेक्शन इफ आई विल से, तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 2A एक क्लियर रिकॉग्निशन हो गया ऑफ अ प्रेफरेंशियल अंडर वैल्यूड एग्जॉशनेट और फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन्स का, improves the recovery by reversing the suspected transactions। एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 9 क्या कर रहा है कि ये स्ट्रेंथ कर रहा है एबिलिटी को कि होल्ड प्रमोटर्स डायरेक्टर्स अकाउंटेबल रहेंगे, इन्हांस द क्रेडिटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द कंपनी फंड। क्योंकि आपने ये देखा ना अभी 2A सब सेक्शन 2A, तो क्लैरिटी हो गई एक, ठीक है। 9A के लिए भी क्लैरिटी ये हो गया कि अगर हम देखें तो इसमें प्रमोटर डायरेक्टर भी अकाउंटेबल रहेंगे क्योंकि एक क्लियर कट डेफिनेशन आ गई। तो इन्हांस द क्रेडिटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द कंपनी फंड। नाउ सेक्शन 5 सबसेक्शन 11 प्रोविजो रिमूव द कंफ्यूजन वेयर मल्टीपल CIRP इज एग्जिस्ट। तो इससे क्या होगा कि पहले था कि कौन सी एप्लीकेशन मानी जाएगी, तो उसको कंफ्यूजन को हटा दिया इन्होंने। इंश्योर फेयर टाइमलाइन कैलकुलेशंस लिमिटेशन मोनोटोरियम एटसेट्रा। सेक्शन 528 ब्रिंग्स प्रेसिजन इन COC वोटिंग पावर, अवॉइड द डिस्प्यूट इन रिजोल्यूशन प्लान अप्रूवल। तो इससे क्या हुआ कि एक अवॉइड हो गया डिस्प्यूट्स इन द रिजोल्यूशन प्लान अप्रूवल में। और इसमें बता दिया इन्होंने कि एक क्लियर कट शेयर होल्डिंग की क्या डेफिनेशन है, तो वोटिंग पावर्स की एक डेफिनेशन इन्होंने डाल दी। नाउ सेक्शन 7 चेंजेस। इस पे क्या हुआ कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 4 प्रोविजो था इसमें एक, वो ओमिट कर दिया। पहले तो मैंने वैसे तो मैंने ये सारा कुछ कवर किया हुआ है, बट क्योंकि ये अभी दोबारा से अप्रूवल मिली है इसको और प्रेसिडेंट सर ने इसको अप्रूव कर दिया है, और तो इसलिए इसको थोड़ा सा दोबारा से ले रहे हैं। तो से अगर आप देखेंगे तो ये जो सबसेक्शन 4 था प्रोविजो, वो ओमिट कर दिया है कि द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन 14 days ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन एसर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस फर्निश्ड बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर अंडर सबसेक्शन 3। और इसमें एक प्रोविजो था कि प्रोवाइडेड दैट इफ द adjudicating authority has not ascertained the existence of default and passed the order under subsection 5 within such, it shall record the reason for the same।
ठीक है, तो इसको ओमिट करा है इस प्रोविजो को, क्योंकि अब क्या है, एक टाइमलाइन भी बनाई है ऑनरेबल एनसीएलटी के लिए कि उन्हें कब जो है कैसे उसको वो करना है और कैसे जो है एडमिट मतलब कितने दिन में कर लेना है। तो ऐसी सेक्शंस सब सेक्शन 5 देखेंगे तो सब सेक्शन 5 भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए है। तो देख लेते हैं एक कि क्या इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है कि वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड कि दैट अ डिफॉल्ट हैज अकर्ड एंड द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 इज कंप्लीट एंड देयर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड आरपी, इट मे बाय ऑर्डर एडमिट सच एप्लीकेशन, और डिफॉल्ट has not occurred or the application under subsection 2 is incomplete or any disciplinary proceeding is pending against the proposed resolution professional, it may by order reject such application, provided that the adjudicating authority shall, before rejecting the application under clause B of subsection 5, give a notice to the applicant to rectify the defect in his application within 7 days of the receipt of such notice from the adjudicating authority. तो इसको सब्स्टिट्यूट किया है बेसिकली, the adjudicating authority shall within 14 days of the receipt of the application under subsection 2 by an order admit the application, साफ कर दिया कि इट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफॉल्ट हैज, क्योंकि ये जो सेक्शन है सबसेक्शन 5 इसको टोटली सब्स्टिट्यूट किया है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया कि एडमिट करना है एप्लीकेशन को इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफॉल्ट हैज अकर्ड, कि डिफॉल्ट हुआ है, एंड द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 इज कंप्लीट है एंड देयर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द आरपी। तो ये अगर 3 ग्राउंड अगर सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं तो आप एप्लीकेशन एडमिट करो। रिजेक्ट द एप्लीकेशन कहाँ रिजेक्ट कर सकती है कि इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफॉल्ट हैज नॉट अकर्ड और द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 इज इनकम्प्लीट। तो ये 2 ही ग्राउंड हैं और 3 ग्राउंड हैं, मतलब या तो वो एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट नहीं है, या कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, या फिर आपके जो आरपी हैं उनके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है। तो इन अगर ये ग्राउंड्स हैं तो रिजेक्ट कर दें, और अगर ये ग्राउंड्स हैं सेम ग्राउंड्स हैं तो फिर एडमिट कर लें अगर वो सेटिस्फाइड है तो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन अंडर सब क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन ऑफ दिस सेक्शन गिव अ नोटिस टू द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन हिज एप्लीकेशन विद इन 7 days। अब 7 दिन का नोटिस देना है एप्लीकेंट को कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड सच नोटिस फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि वो रेक्टिफाई कर ले अपना डिफेक्ट्स। तो इसमें ये 7 days के लिए की एक अपॉर्चुनिटी दे देनी है सामने वाले को कि अगर कोई डिफेक्टेड तो उसको रेक्टिफाई कर लें। प्रोवाइडेड फर्दर द इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज़ नॉट पास्ड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन दिस सबसेक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days, और सिर्फ 14 days दिए हैं ऑनरेबल एनसीएलटी को फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, इट शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर डिले इन राइटिंग। तो क्या करेगी एनसीएलटी विल रिकॉर्ड द रीजन, अगर कोई डिले है उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी। फॉर दिस द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट वेयर द रिक्वायरमेंट अंडर क्लॉज ए हैव बीन कंप्लाइड विद, no other ground shall be considered to reject an application filed under this section। तो अगर ये सारे फुलफिल हो जा रहे हैं ग्राउंड्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड कि वेयर द रिक्वायरमेंट अंडर क्लॉज ए हैव बीन कंप्लाइड विद, यानी क्लॉज ए में अभी हमने क्या देखा, क्लॉज ए में था कि वो एडमिट कर लेगी एप्लीकेशन अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। ठीक है, तो इट इज़ हियर बाय वेयर द रिक्वायरमेंट अंडर क्लॉज ए, यानी ऊपर का क्लॉज हैव बीन कंप्लाइड हो गया, तो नो अदर ग्राउंड। तो अब क्या करेगी एनसीएलटी कि आपको कोई और ग्राउंड चेक नहीं करना है, बस उसको आप या तो रिजेक्ट करो उन 3 ग्राउंड्स पे या उसको एक्सेप्ट करो। For the removal of doubt, it is hereby clarified that where a record of default in respect of the financial debt owed to a financial institution recorded with the information utility has been furnished along with the application filed by such financial institution under this section, such record shall be considered sufficient for the adjudicating authority to ascertain the existence of default। और ये भी क्लियर कर दिया कि कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो आप कंसीडर करोगे कि वो सफिशिएंट हैं फॉर रिकॉर्ड द रीज़न कि हमने एडमिट कर लिया एप्लीकेशन। तो इसलिए इन्होंने बोल दिया कि वेयर द रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल डेट ओन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकॉर्डेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी
has been furnished along with the application filed with by such financial institution अंडर दिस सेक्शन, सच रिकॉर्ड शैल बी कंसीडर्ड सफिशिएंट। तो ये जो रिकॉर्ड्स होंगे वो सफिशिएंट कहे जाएंगे फॉर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए कि टू एसर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट अंडर दिस सेक्शन, कि ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट है ये है सच में, और ये सफिशिएंट रिकॉर्ड्स माने जाएंगे। तो जो भी रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास है, यानी एनएससीएल बेसिकली इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है आईबीसी के केसेस में। तो अगर उनके पास ये रिकॉर्ड्स हैं, उनके भी रिकॉर्ड्स हैं और उन्होंने रिकॉर्डेड किया है कि ये सच में डिफ़ॉल्ट है, तो दिस विल बी कंसीडर्ड अ सफिशिएंट प्रूफ फॉर द डिफ़ॉल्ट। तो क्या इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें ओवरऑल, तो क्रेडिटर्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ? फास्टर एडमिशन होगी एप्लीकेशंस, क्योंकि बैंकर्स अगर हम देखें तो बैंकर्स आईबीसी में बेसिकली नहीं जाना चाह रहे थे बिकॉज डिले हो रहा था एडमिशन में ही। तो सबसे पहले तो वो सॉल्व आउट करने की कोशिश की गई है अमेंडमेंट बिल में। दूसरा, लिमिटेड ग्राउंड फॉर रिजेक्शंस के भी बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स बता दिए। स्ट्रॉन्ग एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो आईयू के जो रिकॉर्ड्स ऑफ डिफॉल्ट हैं वो सफिशिएंट प्रूफ ऑफ डिफॉल्ट हैं। रिड्यूस द लिटिगेशन एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, इससे क्या होगा कि आईयू को बता दिया कि उनके पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो सफिशिएंट प्रूफ हैं, तो इससे और भी जो लिटिगेशन में होता था और लिटिगेशन ले आते थे और बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता था कि भाई इसको प्रूफ करो सच में डिफ़ॉल्ट है कि नहीं, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स के बेसिस पे सफिशिएंट ग्राउंड मान लिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स, और 7 डेज़ की अपॉर्चुनिटी दे दी गई कि आप जो है अगर कोई आपकी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है तो आप उसको रेक्टिफाई करो, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे। तो मतलब अगर फर्स्ट ग्राउंड पर देखें तो वो रिजेक्ट नहीं होगी, अगर कुछ वहाँ पे डिफेक्ट्स है उसको पहले रेक्टिफाई करने का टाइम देंगे, उसके बाद रिजेक्ट करेंगे। अब कॉरपोरेट डेटर्स पे अगर हम देखें तो क्या इम्पेक्ट आएगा इस चीज़ का? रिड्यूस्ड स्कोप टू डिले एडमिशन, सबसे पहले जो डिले एडमिशन हो रहा है उसका स्कोप रिड्यूस होगा। तो कैन नॉट रेज एक्सट्रानियस ऑब्जेक्शंस वंस द डिफ़ॉल्ट इज एस्टेब्लिश, तो जब अगर एक बार डिफ़ॉल्ट एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद में फालतू के कोई भी ऑब्जेक्शंस रेज नहीं कर सकते। एंड फास्टर ट्रिगर ऑफ सीआईआरपी, और इससे क्या होगा कि एक जो ट्रिगर है सीआईआरपी जो ट्रिगर कर रहे हैं और मोरेटोरियम एप्लीकेबल करना है, वो सब कुछ सारा काम फास्ट होगा। तो बेसिकली सीडी के लिए थोड़ा सा चांस कम हो जाएगा कि वो डिले कर पा सके प्रोसेस को। तो मैंने सेक्शन 7 तक आज के वीडियो में कवर कर दिया है। नाउ सेक्शन 9 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी, और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पे। और मैं सारे जो भी जितना भी अमेंडमेंट्स बिल में अपडेट हुआ है तो मैं सारा इसमें कवर करूँगी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।